यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं गौतम टीवी और मैं हूं आपके साथ निवेदिता साकरे। आज हम आए हैं महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और हम नागपुर के कामठी रोड स्थित नागलोक में आए हैं। और आज हम नागपुर के कामठी रोड स्थित नागलोक में आए हैं। अभी हमने नागलोक में एंट्री कर ली है। तो जैसे ही हम एंटर हुए, हमें यहाँ पे नोटिस बोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिसर की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 56 फीट ऊंची बुद्ध चलत प्रतिमा। जैसे इससे प्रतीत होता है, मतलब प्रतिमा को देख रहे हैं, प्रतिमा से यह प्रतीत होता है कि जो बुद्ध की प्रतिमा है वो सामने की ओर बढ़ रही है, जैसे हमें संदेश दे रही है कि आगे बढ़ते जाइए। देन दूसरा है पूज्य बाबा साहब का धर्मांतर के समय के पहरावा पूर्णकृति प्रतिमा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धर्म चेंज किया था, जब धर्मांतर किया था, बौद्ध धर्म की ओर चल पड़े थे, तब उनका पहरावा पूर्णकृति जो उनकी प्रतिमा है, उस पोजीशन की प्रतिमा है उनकी। थर्ड है बुद्ध सूर्य विहार। यहाँ पे बुद्ध सूर्य नाम का एक बहुत सुंदर सा विहार भी है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ग्रंथालय व प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है और पढ़ाई करने के लिए, और प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ पे यहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, अपने धर्म के बारे में सिखाया जाता है। पुरुष प्रशिक्षणार्थी निवास स्थान, यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल्स भी है एंड महिला प्रशिक्षणार्थी निवास संस्थान। तो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल्स भी है, और ध्यान सभागृह, ध्यान साधना के लिए एक सभागृह बनाया गया है, और यहाँ पे धर्मशालाएं भी है। तो आइए हम देखते हैं नागलोक अंदर से कैसा है। हम आ गए हैं आगे चलते चलते बौद्ध की प्रतिमा की ओर। देखने में इतनी सुंदर, इतनी विशाल, और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा प्यारा है। देखिए, इतनी विशाल एवं सुंदर प्रतिमा है। नागलोक के डायरेक्टर है तेज दर्शन सर जी। तो यह आपको नागलोक के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे। जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। और गौतम टीवी के सभी दर्शनार्थी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं यहाँ पर नागलोक में हम हैं। नागपुर जैसा देखा जाए तो भारत का केंद्र बिंदु है, सेंटर इंडिया जिसे कहते हैं। और इसी केंद्र बिंदु में बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तित किया। अपने हजारों लोगों, लाखों लोगों को उन्होंने धम्म दीक्षा दी, और इसी के कारण नागपुर ये बौद्धों की एक कैपिटल माना जाता है, एक राजधानी मानी जाती है, जहाँ पर काफ़ी लोगों में श्रद्धा है, बाबा साहब के अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है। और बाबा साहब के धर्मांतर के बाद काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। बाबा साहब बौद्ध धर्म को इसी ढंग से देखते थे, ताकि जब आदमी बौद्ध बनता है तो वो आपस में जो उनके जो संबंध है वो अच्छे होते, यूनाइटेड होते, एक संग होते हैं, हारमोनियस होते हैं। तो ये जो सभी जो बातें हैं, ये यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। तो ये जो नागलोक है, ये 15 एकड़ की कैंपस है। यहाँ पर सुंदरता है, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये नागलोक सुंदर ऐसा परिसर है। यहाँ पर 58 फुट की भगवान बुद्ध की मूर्ति है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बाबा साहब का भी यूनिक स्टैचू है। यहाँ पर मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पर 300-400 लोग एक ही बार ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। तो ऐसा ये सुंदर ऐसा परिसर है। और ये जो परिसर है, इसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। खास कर बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया है, बाबा साहब ने जो मार्ग बतलाया है, जो मार्ग मनुष्य के परिवर्तन का मार्ग है, जिससे मनुष्य के जीवन में अच्छा बदलाव होता है, ऐसा मार्ग है। और ये मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान पढ़ाया जाता है, यहाँ पर शिलाचरण कैसे करना है ये पढ़ाया जाता है, और अलग अलग सूत्र पढ़ाए जाते हैं। बाबा साहब का जीवन है, बाबा साहब का मिशन है, वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। भारतीय घटना यहाँ पर पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं,
जिसे हम बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का आदर्श कहते हैं। बाबा साहब को हम बोधिसत्व बोलते हैं, आधुनिक बोधिसत्व कहते हैं। ये जो बोधिसत्व होता है वो स्वयं के विकास के लिए प्रयास करता है और औरों को भी मदद करता है, समाज परिवर्तन के लिए प्रयास करता है। तो ये जो बोधिसत्व का जो स्पिरिट है, जो बोधिसत्व की जो प्रेरणा है, वो लोगों के जीवन में कैसे लाई जाए, उसका आचरण कैसे किया जाए, ये यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और स्वयं के साथ ही हम जगत का भी उद्धार करना चाहिए। ये जो बाबा साहब का जैसा कोटेशन है उस पर आधारित ये कार्य हम करते हैं। नागलोक बाबा साहब का जो दृष्टि है, बाबा साहब की जो दृष्टि है प्रबुद्ध भारत बनाने की, नया समाज निर्माण करने की, समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, ये जो भारतीय घटना के जो मुख्य मानवीय मूल्य है, ये मूल्य के आधार पर एक नया समाज निर्माण करने की जो बाबा साहब की दृष्टि है वो पूरा करने के लिए नागलोक ये समर्पित है और उसी के लेकर नागलोक कार्यरत है। तो नागलोक के 5 उद्दिष्ट है, 5 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है प्रशिक्षण। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ध्यान पढ़ाया जाता है। ध्यान पढ़ने के बाद आदमी स्वयं को जान लेता है कि हमारा मन कैसे है, मन के पैटर्न्स कैसे हैं, और जो भी हमारे मन में विचार निर्माण होते हैं वही हमारी वाचा और हमारे शरीर से वो हम अभिव्यक्त करते हैं। अगर हम मन को जाने, मन के विचार जाने, अच्छे विचार कौन से, बुरे विचार कौन से हैं, ये अगर हम जानते हैं तो अच्छे जो विचार है वो कृति में लाने हैं, जो बुरे विचार है उस पर हमें कार्य करना है, उसे दबाना है, उसे नष्ट करना है। जैसे हम देखते कि हमारे जीवन में स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है, तो वीकनेस पर कार्य करना और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहना, यही बौद्ध धर्म का मकसद है। बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु ये मनुष्य और मनुष्य का विकास है। और मनुष्य का विकास होने के लिए हम यहाँ पर जिसे सपोर्टिव कंडीशंस कहते हैं, धर्म का आचरण करने के लिए सपोर्टिव कंडीशन हम यहाँ पर निर्माण करते हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। तो 2 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। एक 8 माह का रेसिडेंशियल कोर्स है, दूसरा BA है। BA ये एफिलिएटेड विथ नागपुर यूनिवर्सिटी है, तो 3 साल का रेसिडेंशियल कोर्स है ये। और यहाँ पर 3 साल के बाद आपको नागपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। मगर कॉलेज में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। कॉलेज में क्या होता है, आपको बॉक्सेस टिक करना पड़ता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लेसन हो गया। यहाँ पर वैसे नहीं, जैसे हम यंगेज बुद्धिज्म कहते हैं। तो आपके स्वयं के ऊपर कार्य करो, शिलाचरण करो, ध्यान करो और बुद्ध की शिक्षा इसका आचरण करो, आपके जीवन में परिवर्तन लाओ। और ये जो परिवर्तन है औरों को भी उनका जीवन परिवर्तित करने के लिए आप प्रयास करो। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ऐसे ये 2 कोर्सेस है। एक धम्म सेकिया 8 माह का कोर्स है जिसमें हम बाबा साहब का जीवन और उनका मिशन पढ़ाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, ध्यान पढ़ाते हैं, बुद्ध की शिक्षा पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं तो धार्मिक और सामाजिक काम कैसा करना चाहिए, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन कैसा करना चाहिए, फंड रेज कैसा करना चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो पहला मकसद है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। दूसरा मकसद है यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं ये ट्रेनिंग होने के बाद हम उन्हें ऐसा ही छोड़ नहीं देते। तो इनका नेशन वाइड उनका नेटवर्क है, अलुमनाई नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है तो ये जो प्रशिक्षणार्थी है इनका प्रशिक्षण होने के बाद वो बार बार इकट्ठा आते हैं, उनके वर्कशॉप्स होते हैं, उनके कार्यशालाएं होती है, सेमिनार्स होते हैं, शिविर होते हैं, ताकि उनकी जो प्रेरणा है वो प्रेरणा जीवित रहे, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और ये अलुमनाई नेशन वाइड कार्य करते हैं। जैसे कोविड के काल में उन्होंने काफ़ी रिलीफ वर्क किया। तो ये जो सभी जो काम है और जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर धार्मिक और सामाजिक काम वो करते हैं। उनको जो भी कठिनाई आती है या तो जो भी अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं वो बार बार इकट्ठा आते हैं, चर्चा करते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये दूसरा हमारा उद्देश्य है नेशन वाइड नेटवर्क का। तीसरा उद्देश्य है जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है तो
तो बौद्ध धर्म के अलग अलग जो संप्रदाय है, ये सभी संप्रदाय यहाँ पर इकट्ठा आते हैं और ये सभी संप्रदाय इकट्ठा आने के बाद एक दूसरे से सीखते हैं। अगर हम एक ही संप्रदाय को फॉलो करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण हो वो संकुचित हो जाता है। तो एक दूसरे के साथ हम जब इकट्ठा आते हैं तो एक दूसरे से सुनते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर सभी संप्रदाय इकट्ठा आते हैं, सभी देशों के लोग यहाँ पर आता है और सभी देशों के सभी संप्रदाय के लोग जब यहाँ पर आते हैं और बाबा साहब के बारे में वो जब सीखते हैं तो बाबा साहब का जीवन, उनका मिशन, उनका जो कार्य है उससे भी वो काफ़ी प्रेरित हो जाते हैं। और ये प्रेरित होने के बाद वो भी नागलोक को और जो भारतीय अंबेडकर जो आंदोलन है उसे वो मदद करना चाहते हैं। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वो उन्हीं की देन है। ये बुद्धा स्टैचू है वो भी उन्हीं की देन है। तो इससे हमारा जो नाता है वो इंटरनेशनल बुद्ध जो है उनसे भी जुड़ता है और वो भी बाबा साहब के बारे में काफ़ी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, प्रेरित होते हैं और हमें भी मदद करते हैं, ये आंदोलन को मदद करते हैं। तो ये इसका मकसद है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। चौथा हमारा मकसद है, यहाँ पर क्लासेज चलते हैं। जैसे संडे को बाल संस्कार वर्ग होता है, सभी बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जनरल क्लास होता है। फिर बाद में जब लोगों को लगता है कि ये मेरे विकास का मार्ग है तो वो रेगुलर आते हैं, फिर उनके रेगुलर क्लासेस होते हैं सप्ताह में एक बार। और ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, हम उनको कल्याण मित्रता देते हैं, उनको मेंटरिंग करते हैं और उनके सभी के जीवन को दिशा देने का प्रयास हम करते हैं और जिससे मानव परिवर्तित होता है। तो ये धम्म जो बौद्ध धम्म है उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका आचरण करने का, उसका अध्ययन करने का, चिंतन करने का, ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो जाती है। तो ये चौथा हमारा मकसद है। पांचवा मकसद है, यहाँ पर हम अलग अलग यहाँ पर बिजनेस चलाते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग राज्य से आते हैं, पूरा भारत से 26 राज्य से स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पर वो पढ़ते भी है और यहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस भी चलाते हैं। जैसे हम देखते हैं नागलोका स्टे है, जहाँ पर हमारे एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, डॉर्मेटरीज है, नागलोका केटरिंग है, नागलोका इवेंट्स है जिसमें अलग अलग प्रकार के इवेंट्स होते हैं। जैसे शिविर होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ऐसे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती है। इतना ही नहीं तो जैसे मैरिजेस होते हैं, रिटायरमेंट पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है और ये सभी जो इवेंट्स है वो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना नहीं, नागलोका लॉन है, नागलोका बुक शॉप है, नागलोका रेस्टोरेंट्स है। तो इससे कुछ पैसा इकट्ठा होता है। ये सभी हमारे जो स्टूडेंट्स है ये स्टूडेंट चलाते हैं, तो उनको बिजनेस सेंस होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जहाँ से वो आए वहाँ पर वापस जाकर वो यहाँ ये जो बिजनेसेस है वो चला सकते हैं। तो ये जो बिजनेसेस है जो बुद्ध ने कहा है राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, इस तत्व पर हम चलाते हैं। तो ये 5 उद्देश्य नागलोका के हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं ताकि बाबा साहब का जो सपना है प्रबुद्ध भारत बनाने का, एक सदाचारी नीतिमान समाज की निर्मित करने का, ये सपना पूरा करने के लिए, लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए और अच्छा समाज की निर्मित करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो आपने देख लिया कि हमारे यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तेज दर्शन सर जी ने हमें नागलोक के बारे में, इस प्रतिमा के बारे में और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके विकास की, उनके आंतरिक विकास की, बाह्य विकास की, जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण होते हैं उनके बारे में सर जी ने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा की ओर जा रहे हैं, तो हम इस प्रतिमा के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। यह प्रतिमा यह दर्शाती है कि
यह प्रतिमा यह दर्शाती है कि तो 14 अक्टूबर 1956 को जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ मिलके पहले चंद्रमणि भंते के सामने दीक्षा ली थी और फिर अपने 6 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को दीक्षा दी थी। तो यह प्रतिमा उसी का ही प्रतीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं उस प्रतिमा की ओर। देखिए कितनी सुंदर एवं अच्छी प्रतिमा है कि यहाँ पर इतनी शांतता है कि ऐसा लगता है कि यहीं पर रह लिया जाए। तो आइए हम यहाँ आए हैं संबोधि पारायण मेडिटेशन हॉल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मेडिटेशन करते हुए भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की सुंदर प्रतिमा है। तो यह प्रतीत करती है कि यह प्लेस शांति के लिए बनाई गई है, यानी ध्यान साधना के लिए बनाई गई है। तो आइए हम मिलते हैं राजकुमार जी से। यह है नागलोक के धम्म सेकिया जो सब्जेक्ट है उनके असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है। ये हमको अपने बारे में जानकारी देंगे, जैसे इनका जीवन प्रवाह कैसे चला है नागलोक के साथ, तो ये हमें उस बारे में बताएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम राजकुमार है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं नागलोक में सन 2010 में आया था ट्रेनिंग करने के लिए, और जब मैं यहाँ पर आया उस समय मुझे नागलोक के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं था। मेरा एक दोस्त था, उसने यहाँ पे ट्रेनिंग किया था 2006-07 में, और उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी थी। और मैं 2007 में मैं यहाँ विजयदशमी का जो प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर आया था। और जब मैं यहाँ के स्टूडेंट्स से मिला और जब मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे जानकारियाँ दिया, तो उनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ कि जिस जगह से वो निकल के आए, जिस गांव से वो निकल के आए, तो उनकी जो बताया उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में, यहाँ के कोर्स के बारे में, बाबा साहब के बारे में, वो मुझे इन्फ्लुएंस किया। और फिर मैं जो है 2009-10 में मैं यहाँ पर आया था। तो उस समय भी मुझे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं था यहाँ को लेकर के, नागलोक को लेकर के। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग में रहा और ट्रेनिंग के दौरान मुझे जो सीखने को, समझने को जो मिला, वो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे सामने क्या करना है इन फ्यूचर, उसके लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिस तरीके से लोग गांव में पढ़ाई करते हैं, 10वीं 12वीं पढ़ लिए या आगे की पढ़ाई करना है तो सिर्फ एजुकेशन तक फोकस होते हैं, उसके बाद क्या करना है होता है वो एग्जैक्ट गोल नहीं होता है। तो वहाँ पर जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहली बात है कि मुझे बाबा साहब के बारे में तो नाम सुना था मैंने, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं था। बुद्ध का बारे में तो कुछ उतनी जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं नागलोक में आया उस समय ये जो नागलोक में जो आप बड़ा वाला जो मूर्ति देखते हैं बुद्ध का जो चलते हुए, वहाँ पर मैंने बुद्ध का पहली बार मैंने नागलोक में मूर्ति देखा तो मुझे पता नहीं चला कि ये कौन है करके। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रेनिंग चालू हुआ, जब ट्रेनिंग चालू हुआ तो मुझे सबसे पहले बाबा साहब के बारे में पता चला। और बाबा साहब के बारे में जब मुझे पता चला तो उनका जो मेरा पूरा ट्रेनिंग जो रहा उसमें मैंने बाबा साहब के जो लाइफ, उनके जो स्ट्रगल रहे थे उनको मैंने समझा, उनको मैंने देखा, और वो कहीं ना कहीं मुझे भी टच कर रहे थे। किस तरीके से बाबा साहब ने जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, उनके लिए किस तरीके से वो रिवोल्यूशनरी वर्क किया है, उनका जो स्ट्रगल रहा है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और उस दौरान मैंने ये जाना कि बाबा साहब का जो लाइफ जो रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है। और उसी समय फिर मैंने बाबा साहब बुद्ध को जो है बाबा साहब के साथ में मैंने बुद्ध को पढ़ा। तो जब मैं देखता हूँ कि बाबा साहब को, तो यहाँ पर अधिकतर जो स्टूडेंट आते हैं तो वो बाबा साहब से इन्फ्लुएंस रहते हैं। उसी तरीके से मैं भी बाबा साहब से इन्फ्लुएंस हुआ, और बाबा साहब ने जो काम किया था जो सोशली इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उनके लिए। और फिर उसी दौरान मैंने ये समझा कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म क्यों स्वीकार किया। तो बाबा साहब ने जब बुद्ध धम्म का जो स्वीकार किया था, तो बुद्ध धम्म का स्वीकार करते हुए उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाए थे, और उस मार्ग को लेकर के जो
तथागत गौतम बुद्ध ने हमको जो शांति का जो मार्ग दिया था और उस शांति के मार्ग से चल करके हम कैसे एक अच्छे इंसान बन सके, उसके लिए हमें जो बुद्ध ने जो रास्ते दिखाए हैं उन चीज़ों को समझने का मुझे मौका मिला। और सबसे बेहतर मुझे लगा कि जो मेडिटेशन होता है, नागलोक में मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराया जाता है सुबह और शाम। और जब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग में रहा तो उस दौरान मैंने वो कोशिश किया और अनुभव किया कि मेडिटेशन जो होता है उसका स्वयं के लाइफ में या स्वयं के जीवन में किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो उस वजह से जो शांति का जो मार्ग जो बुद्ध ने हमें बताया है तो वो मुझे समझ में आया और किस तरीके से फिर वो इन्फ्लुएंस करता है। तो जो मेडिटेशन होता है तो मुझे पर्सनली तौर पे इन्फ्लुएंस किया कि जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, चाहे मेरी स्टडी हो सके, मेरे गोल हो सके, मेरे पर्पस क्या चीज़ें हैं लाइफ में, तो उन चीज़ों को मुझे एक सोचने का जो है समय मिला, जानने का समय मिला। तो वो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प किया। बाबा साहब के जो काम जो रहे उनको मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो उससे मैं जो है पर्सनली तौर पे मैं सोसाइटी से अटैच हुआ कि समाज में किस तरीके से जो समाज में अत्याचार हो रहे हैं और जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान के माध्यम से जो राइट्स दिए हैं, तो वो मुझे पता चला कि किस तरीके से समाज में जो लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और जिस तरीके से एक सोशल स्ट्रक्चर जो रहा है, भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर रहा है, तो बाबा साहब ने किस तरीके से उस सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करके भारत के विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस योगदान को हम देखते हैं तो संविधान के माध्यम से हमें बड़े पैमाने पर एक इंसान के रूप में जीने के लिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। तो ये चेंजेस मैंने नागलोक में मेरे पर्सनली तौर पे मैंने देखा है। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और हम अभी जान चुके हैं और दर्शकों को भी दिखा चुके हैं कि आपके चेंजेस आए हैं पहले और अभी के टाइम का। थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो ये आइए हम मिलते हैं अमित बोधी जी से। यह असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर है। तो यह हम इनकी स्पेशलिटी है गाड़ियों से ना जाते हुए साइकिल से जाते हैं और भारत ही नहीं ये नेपाल भी गए हैं। तो ये हमें जानकारियाँ देंगे, अपनी स्पेशलिटी भी बताएंगे कि यह साइकिल से कहाँ कहाँ गए हैं और प्रचार एवं प्रसार का प्रोसेस कैसा रहा है, ये हमें आज अमित बोधी जी बताएंगे। बाद इनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये हमें यह भी बताएंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम सर। थैंक यू और पूरे चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यहाँ एक 8 महीने का ट्रेनिंग होता है, तो उससे पहले वो बताने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम अमित बोधी है और मैं हरियाणा से हूँ। इस जगह के बारे में मुझे नहीं पता था और इससे पहले भी मैं साइकिल से भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर बुद्ध और बाबा साहब के जो विचार हैं उनके लिए प्रचार करता था। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में घूमा हूँ जहाँ लोग समाज में बदलाव के लिए काम करते हैं। लेकिन जब मुझे मेरे दोस्त के थ्रू यहाँ का पता चला कि यहाँ इस तरह का एक कोर्स होता है, तो इस कोर्स की खासियत, बहुत सारी खासियत है। आपने हर जगह देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई होती है जिससे हम पैसा कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन वो पैसा कमाना, जीवन चलाना, पेट भरना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छा जीवन हम कैसे जी सकते हैं उसका कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कॉलेज आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। तो मैं ये देखता हूँ कि नागलोक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ इंसान बनाने की पढ़ाई होती है कि एक अच्छा इंसान कैसा हो। वो एक अच्छा इंसान, आप जब यहाँ का शेड्यूल देखेंगे तो उस शेड्यूल से ही आपको पता चलेगा कि हाँ सही में एक अच्छा इंसान बनाने का प्रोसीजर इधर होता है। तो ये जो कोर्स है ये 8 महीने का कोर्स है। 8 महीने का कोर्स है, तो इसमें जो स्टूडेंट आते हैं वो अकेले महाराष्ट्र के ही नहीं है, वो इंडिया के अलग अलग प्रदेशों से है। वो हरियाणा से है, वो राजस्थान से है, वो छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा से है, केरला से है, तमिलनाडु से है, अरुणाचल से है, इवन कि श्रीलंका से भी 1-2 स्टूडेंट इधर पढ़ने के लिए आए हैं। अब ये स्टूडेंट जो रहते हैं, ये स्टूडेंट शहरों के ना होकर कुछ शहरों के भी रहते हैं। ज़्यादातर ये ऐसे एरिया के स्टूडेंट रहते हैं जहाँ आज भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। कैसे जीना है
उस तरह की जानकारी उन स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो होता क्या है, वो स्टूडेंट यहाँ 8 महीने के लिए आते हैं। अब जब वो यहाँ 8 महीने आते हैं तो 8 महीने यहाँ आने से पहले उनका यहाँ के कुछ एलुमनाइज जो हैं, वो एलुमनाइज के थ्रू वो स्टूडेंट आते हैं। वो एलुमनाइज उनको रेकमेंड करते हैं कि हम ये स्टूडेंट नागलोक में भेज रहे हैं। फिर रेकमेंड होने के बाद उनका हम एक फॉर्म निकालते हैं, फिर वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनका इंटरव्यू होता है। आपने बहुत कम देखा होगा कि जब हम मास्टर डिग्री कर लेते हैं, पीएचडी में जाते हैं, जब हम इंटरव्यू को फेस करते हैं, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट 12th पास करते ही वो इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं। एक पहली चीज़ वो सीख रहे हैं कि इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर हम उनकी लिस्ट आउट करते हैं, और लिस्ट आउट करने के बाद फिर हम उनको कंफर्मेशन देते हैं, और फिर उनको हम नागलोक में बुलाते हैं। यहाँ आने के बाद जो पूरा जो लाइफस्टाइल है वो एक मोंक की तरह है। वो ठीक है कि वो नॉर्मल कपड़ों में इधर रहते हैं, लेकिन पूरा ही जो दिन भर की दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो एक मोंक की तरह है। कि वो सुबह नॉर्मली हम घर पे कोई स्पेशली एक्सरसाइज योगा करने वाले लोग जल्दी उठते होंगे, लेकिन नॉर्मली लोग 6 से 7 बजे, 8 बजे, और आजकल मोबाइल है तो वो 10-11 बजे भी उठते हैं। लेकिन जैसे वो नागलोक में आ जाते हैं तो नागलोक में आते ही उनका जो शेड्यूलिंग है वो 5 बजे सुबह उठ जाते हैं। 5 बजे उठते ही उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइज नहीं करते। कोई एक्सरसाइज योगा को पसंद करने वाले लोग हैं वही करते हैं, नॉर्मल जनरली लोग नहीं करते। तो वो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब स्टूडेंट सुबह 5 बजे उठने के बाद 5:30 से 6 बजे तक या फिर 6:30 बजे तक वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में उनकी कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज रहती है, उसके बाद कुछ सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज रहती है, और कुछ चिकुंग एक्सरसाइज रहती है। उसके बाद फिर वो एक फ्रेश माइंड के साथ फिर वो मेडिटेशन के लिए आते हैं। फिर सारे स्टूडेंट मेडिटेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ करीबन 1.5 घंटे तक वो मेडिटेशन करते हैं। उस मेडिटेशन में भी जो पहला जो मेडिटेशन है वो आनापानसती करते हैं। आनापानसती में वो खुद की जो ब्रीदिंग है, खुद की जो सांसें हैं, वो सेल्फ को देख रहे हैं। मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, मेरी ब्रीदिंग कैसे काम कर रही है, वो सेल्फ को देख रहे हैं कि मेरा शरीर कैसा है, मेरी मेंटेलिटी कैसी है, वो इसको देखते हैं। उसके बाद फिर कभी कभार हम मैत्री भावना लेते हैं। मैत्री भावना जो मेडिटेशन है, जिससे उनके अंदर मेडिटेशन से एक अवेयरनेस तो आती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ मित्रता भी जरूरी है। कि वो मित्रता कैसे, जैसे बुद्धिज्म में जो फ्रेंडशिप है उसका बहुत बड़ा मीनिंग है कि बुद्ध का जो धम्म है वो पूरा ही फ्रेंडशिप के बेस्ड है। तो वहाँ से फिर वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के तुरंत बाद जिस मेडिटेशन हॉल में वो मेडिटेशन करते हैं तो उधर कुछ बेसिक वो क्लीनिंग करते हैं, जैसे ये फर्श वगैरह है, क्योंकि नागलोक को चलाने के लिए वो स्टूडेंट ही उसको मेंटेन करते हैं, ताकि वो जो इधर सुबह, क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि घरों में लड़की ही झाड़ू निकालती है, लड़की ही पोछा लगाती है, लड़की ही बर्तन साफ करती है, लेकिन यहाँ लड़के भी उस प्रैक्टिस में आते हैं, वो भी ये सारी चीज़ें करते हैं। वो नॉर्मल क्लीनिंग होने के बाद मॉर्निंग में फिर वो स्टूडेंट अपने वापस रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद फिर वो अपना बाथिंग वगैरह करते हैं, नहाते हैं। नहाने के बाद फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। 8:30 पे फिर उनका ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट करने के आने के बाद फिर उनका 10 बजे क्लास होता है, और क्लास जो होता है, क्लास एवरी वीक डिफरेंट सब्जेक्ट रहता है। जैसे एक सब्जेक्ट हम लेंगे कि अभी हम पंचायती राज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गांव के हैं, तो गांव में सरपंच प्रधान जो रहते हैं वो किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, गांव में क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, इस तरीके से हर वीक एक अलग सब्जेक्ट रहता है। तो वो एक वीक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब वो 10 बजे क्लास में आते हैं, 10 से लेके 12 बजे तक क्लास होता है। और क्लास, ये जो नॉर्मल क्लास हम देखते हैं वो क्लास नहीं है, स्कूल का क्लास। टीचर आएगा और बच्चों को पढ़ाएगा और हम बच्चे सुनेंगे, टीचर बोलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ जो क्लास होता है वो नालंदा ट्रेडिशन से होता है। नालंदा ट्रेडिशन जो बुद्धा के पीरियड में जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसको हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, क्लास होता है। क्लास के 12 बजे तक क्लास के बाद, उसके बाद स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं। अगर आप आगे देखेंगे भी तो वीडियो में देख भी सकते हैं उसको, कि स्टूडेंट एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, लेकिन बाद में वो 6 के ग्रुप में अलग अलग जगह जाके, जहाँ उनको पेड़ के नीचे अच्छा लगता है वहाँ जाके फिर वो डिस्कशन करते हैं कि क्लास में हमने क्या सुना। ये डिस्कशन होने के बाद 1 बजे तक वो डिस्कशन चलता है स्टूडेंट का। डिस्कशन के बाद फिर उनका लंच का टाइम हो जाता है। लंच के बाद फिर 2:30 के बाद वापस आते हैं।
वापस आने के बाद फिर ऐसा ही नहीं है क्लास हो गया और वो ख़त्म हो गया। जो उन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया था ग्रुप में बैठ के, पहले उन्होंने क्लास में सुना उसको सब बच्चों के साथ, फिर वो छः लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन किए। उसके बाद ग्रुप में से ही वो प्रेजेंटेशन करेंगे, उनमें से कोई एक स्टूडेंट, कि हमने ग्रुप में ये डिस्कशन किया और हमें ये समझ में आया, और फिर वो क्वेश्चन निकालेंगे टीचर को बताने के लिए कि ये हमें ग्रुप में समझ में नहीं आया। इस तरीके से ये पैटर्न होता है। उसके बाद फिर हमारे कुछ एडिशनल कोर्स है, वो होने के बाद फिर उनका वीक में कभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होता है और फिर चाइनीज़ क्लास होता है, वो 4 बजे तक उनका चलता है। उसके बाद 4 से 5 बजे तक वो लाइब्रेरी में जाते हैं, फिर वो 1 घंटा लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। लाइब्रेरी के बाद 5 बजे के बाद फिर वो दोबारा से अपना जो क्लासरूम है जिसमें वो बैठ के उन्होंने पढ़ाई किया है, जिस लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़े हैं, फिर उसका क्लीनिंग होता है, वो भी फिर स्टूडेंट ही करते हैं। उसके बाद वो 6 बजे तक रहता है, 5 से 6 बजे तक। 6 से फिर 7:30 बजे तक वो फ्री रहते हैं। फिर वो कम्युनिकेशन करते हैं अपने साथ रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ। बहुत बार क्या हो रहता है कि हम साथ में रहने वाले लोगों के साथ कभी बात ही नहीं करते, वो कैसा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, उसको कैसा लग रहा है। लेकिन नागलोक में हम ये चीज़ सिखाते हैं कम्युनिकेशन। और इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, कि हम सामने वाले को समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ हम कम्युनिकेशन सिखाते हैं। वो 6 से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने साथ में रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं कि मेरी मेंटेलिटी कैसी है, मैं कैसा हूँ, मेरी स्टडी कैसी चल रही है। तो वो कम्युनिकेशन के बाद फिर वो बाद में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर करने के बाद फिर वो वापस फिर मेडिटेशन और पूजा के लिए आते हैं। पूजा में भी बुद्धा के जो अलग अलग टीचिंग्स हैं, महामंगल सूत्र है, कर्णिमेय सूत्र है, उनको हम पाली में पठन करवाते हैं और उसके बाद फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि इसका मीनिंग क्या है। वो होने के बाद फिर वो मेडिटेशन उनका फिनिश हो जाता है। मेडिटेशन फिनिश होने के बाद फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं, वहाँ फिर वो सेल्फ स्टडी करते हैं और 10 बजे फिर लाइट ऑफ हो जाता है। तो आप देखिएगा कि ये पूरा जो सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है, जब आप 8 महीने इस रूटीन में रहेंगे और जब आपके पास जो सबसे बड़ा जो परेशान करने वाला जो मोबाइल रहता है वो भी आपके पास इधर हम अलाउ नहीं करते। 8 महीने तक उनको मोबाइल अलाउ नहीं होता। वो घर पे बात कर सकते हैं ओनली संडे को, वो भी मम्मी से पापा से 5 मिनट के लिए कि मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, ओके बाय। तो इतना ये एक शेड्यूल है और उस शेड्यूल में फिर वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होते हैं। वो खुद को देख पाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं, आप मेडिटेशन का नाम लिया कि मेडिटेशन का क्या बेनिफिट है। मेडिटेशन में हम जैसे ही बैठते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, खुद की मेंटेलिटी को देखते हैं कि मेरी मेंटेलिटी कैसी है, मेरे अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं। उन थॉट्स को हम देखते हैं, अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं। हमारे ज़्यादातर जो थॉट्स है वो 3 तरीके से घूमते हैं। या तो हम संपत्ति के बारे में सोचते हैं, या फिर हम हमारा नाम होना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, या फिर जो संभोग है उसके बारे में, सेक्स के बारे में सोचते हैं। इन 3 चीज़ों के अराउंडिंग हमारी मेंटेलिटी घूमती रहती है। हम अभी भी अगर बैठे हैं तो हमारे माइंड में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा कि मुझे यहाँ से जाना है, ऑफिस में जाना है, ऑफिस में ये, ऑफिस में वो। मतलब हम 3 चीज़ों के अराउंडिंग घूमते रहते हैं। लेकिन हम उसको बैलेंस कैसे करना है, ये चीज़ें हमारी नीड है। पैसा भी ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, कोई आपको ख्याल रखने वाला होना चाहिए, फिर जिस लाइफस्टाइल में आप है वो सारी चीज़ ज़रूरी है। लेकिन मेडिटेशन आपको ये सिखाता है कि आपको ये बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करके एक पीसफुल लाइफ कैसे जीनी है, वो मेडिटेशन सिखाता है। हम नॉर्मल चलते रहते हैं। कभी हमने 3 इडियट में देखा होगा कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो ऑल इज वेल का मतलब ये है कि वो थोड़ा रुकता है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा रुकता है। जब हम थोड़ा रुक जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये मेडिटेशन का एक फ़ायदा है कि उससे अवेयरनेस आ जाती है। ये एक छोटे फ़ायदे हैं मेडिटेशन के। जैसे आप बैठेंगे, आपकी अवेयरनेस आ जाएगी, आपकी एक पीसफुल माइंड आपका हो जाएगा, या फिर आपकी याद करने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो ये छोटे बेनिफिट हैं। जब आप एक डीप लेवल पे मेडिटेशन करते हैं फिर आप बुद्धा बन जाते हैं, इलाइटमेंट हो जाते हैं। वो एक बड़े लेवल का फ़ायदा है कि आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, जिसको बुद्धिज्म में निब्बान बोला गया कि आप निब्बान को प्राप्त कर लेते हैं। ये मेडिटेशन के फ़ायदे हैं। दूसरा, हम डेली जो मैत्री भावना मेडिटेशन करते हैं उससे क्या होता है, उसमें हम अलग अलग चरण लेते हैं। उसमें पहले हम ये देखते हैं कि मैं अच्छा रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरी
मेरे विचार अच्छे हों, मेरी मेंटलिटी अच्छी हो, मैं बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसका अच्छे से पालन करूं। फिर वही जो मेरी इमोशंस हैं, जो इमोशंस मैंने मेरे लिए बनाए हैं, वही मैं मेरे एक अच्छे दोस्त के लिए बनाता हूं कि वो खुश रहे, वो सुखी रहे, उसका जीवन कल्याण में हो, वो स्वस्थ रहे, उसके बारे में ऐसे सोचते हैं। फिर हम एक ऐसे बंदे के बारे में सोचते हैं जिसको हम जानते ही नहीं, उसके बारे में मैत्री कर रहे हैं। फिर हम ऐसे बंदे के बारे में मैत्री कर रहे हैं कि जो हमारा दुश्मन है, तो उससे फिर हमारी जो मेंटलिटी बनती है, फिर हम पूरे जो ये वर्ल्ड है, अलग अलग समुद्र में रहने वाले प्राणी, जमीन में चलने वाले प्राणी, उन सब के प्रति फिर हम मैत्री करते हैं। तो ये मेडिटेशन के फायदे हैं। अगर आप डेली रूटीन में ये चीज़ें करते हैं, हम नॉर्मली लाइफ में हम करते हैं, लेकिन वो जोश 3-4 दिन का किसी वीडियो को देख करके या किसी के मोटिवेशन करने से हमारे अंदर आता है, लेकिन वो मोटिवेशन फिर डाउन हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू जब आप 8 महीने तक यहाँ रहते हैं और ये आपका लाइफस्टाइल रहता है, तो फिर वो हीरे बनते हैं, वो चमकते हैं। फिर आप जब हम खासकर हम खुद स्टूडेंट को देखते हैं, जब हम वो 8 महीने पहले इधर आए थे, तो उनके चेहरे, उनका लाइफस्टाइल, उनका हेयर स्टाइल, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन अभी 5 महीने में हम उनको देखते तो वो पूरे खिलखिलाए हुए मतलब नज़र आते हैं। और वो हताश हुए स्टूडेंट जो जिनको ये लगता कि हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ करने की एनर्जी रखते हैं कि यस आई डू इट, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस 8 महीने में वो इस तरीके के बनते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि यहाँ से ऐसे स्टूडेंट थे जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे और आज वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जो स्टूडेंट ने कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे, वो हफ्ते में 2-3 बार फ्लाइट में बैठ के इधर उधर जा रहे हैं। जिसने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था, वो एप्पल के लैपटॉप चला रहे हैं। जिसने सोचा नहीं था कि मैं पढ़ सकता हूँ क्या, आज वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट बने हुए हैं, पॉलिटिशियन बने हुए हैं। तो हर एक चीज़, या फिर इधर ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो पेट भरने के लिए है, वो लाइफ अच्छी कैसे बने उसके लिए कोर्स है। तो मेरा जो काम रहता है, मेरा काम ये रहता है कि जो ऐसे एरिया से जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर के आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको बताते हैं कि एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। बीच बीच में खास बात यह है कि यहाँ के जो एलुमनाई स्टूडेंट हैं, जो यहाँ से पढ़ करके गए हैं, अभी तक यहाँ से 20 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 20 साल इसको हो चुका है। तो इन 20 सालों में जो स्टूडेंट पढ़ करके गए हैं और जो कुछ बने हैं, वही आकर के इनको पढ़ाते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, ये भी कभी गांव से ऐसे ही आए थे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आज वो लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस कोर्स का ये फ़ायदा है। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि इस कोर्स में स्टूडेंट्स को भेजना चाहिए। दूसरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, इसकी कोई भी फीस चार्ज नहीं है। होता क्या है, अच्छी हाई प्रोफाइल फैमिली वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते और वो कुछ ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं कि फिर पेरेंट्स जब वो पूरा बिगड़ जाते हैं, वो नशा करने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं और नशे करने लग जाते हैं। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि अब 8 महीने आप इनको रख लो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे कोई भी बच्चा स्टूडेंट 12th पास करता है, 12th पास करने के बाद आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो भी बनाना है बनाओ, लेकिन उससे पहले ये 8 महीने का एक कोर्स करवा दो। 1 साल उसका यहाँ लगवा दिया ना, तो लाइफ में वो कभी भी मतलब कहीं भी फेल नहीं होगा। वो एवरी टाइम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो कहीं भी जाएगा तो वो मेंटली, फिजिकली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और लाइफ में बहुत कुछ करने का उसके, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल की वजह से, क्योंकि हमारे दोस्त कोई नहीं है, मोबाइल है हमारा सबसे अच्छा दोस्त, लेकिन अगर उसमें डाटा खत्म हो जाए या उस मोबाइल से बात करने वाली कोई बात ना करे तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि पहले लोग क्या था, फिजिकली ज़्यादा बीमार होते थे और अकाल पड़ते थे, भूखे मर जाते थे इस तरीके से, क्योंकि आज फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी है। तो हमारी जो फिजिकल है वो तो बादाम खा के, ये खा के, फ्रूट्स खा के सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन आज ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो माइंड की प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अगर आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़ते हैं या फिर आप फ्राइड को पढ़ो, नॉक्सल को पढ़ो, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं आप उनको पढ़ोगे और बुद्धा को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि ये जितने भी जो साइंटिस्ट है या फिर साइकोलॉजिस्ट है वो सारी बात बुद्धा की बता रहे हैं। तो बुद्धा इस धरती के पहले साइकोलॉजिस्ट है जो लोगों को सही जीवन जीने का एक संदेश देते हैं। और इसीलिए मैं
एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबा साहब की, बुद्धा की, या जितने भी सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं, या फिर जितने संत हुए हैं, नानक हुए हैं, रविदास हुए हैं, कबीरदास हुए हैं, इधर फिर गाड़के बाबा हुए हैं, नामदेव हुए हैं, तुकाराम हुए हैं, ये जितने भी संत हैं, इन सब संतों की जो विचारधारा है वो ये है कि सब लोग इक्वालिटी से रहे, सब लोग प्यार से रहे और सब लोग सुखी रहे। तो इसी के साथ मतलब मेरी ये जो बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो मैं आप सब लोगों से भी, जो देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नागलोक में आ सकते हैं। और जुलाई से पहले हम जून और मई में इसके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन निकालते हैं NTI नागार्जुन की जो हमारी साइट है वहाँ से, और उस साइट से फिर हम आगे का कुछ जो हमारे ट्रेनिंग के कुछ प्रोसीजर रहते हैं तो उसको लेकर के हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अमित जी ने हमें इतने अच्छे से नागलोक में ट्रेनिंग में होने वाली चीज़ें बताई है, दिनचर्या बताई है कि स्टूडेंट को मॉर्निंग से लेके नाइट तक के क्या क्या उनका स्केड्यूल रहता है, ये हमें उन्होंने बताया है। और एक अच्छा व्यक्ति कैसे बना जाता है मेडिटेशन से, यहाँ पे ट्रेनिंग में सब बताया जाता है। तो ऐसे ही सर ने हमें बताया है, उसके लिए सर को थैंक यू कहती हूँ। सर थैंक यू। गौतम टीवी चैनल की तरफ से भी थैंक यू। यहाँ पे मई और जून के दरमियान जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है यहाँ पे एडमिशन करने के लिए, सो मैं दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि नागलोक में होने वाले इस ट्रेनिंग के लिए आप अपने घर में जो भी है बच्चे हैं तो उन्हें आप यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, तो आप वहाँ जाके इनका एप्लीकेशन, अपने घर के बच्चों का भी एप्लीकेशन करा सकते हैं। थैंक यू। इससे पहले भी आपने वाइट बुद्धा स्टैचू देखा, और जो स्टैंडिंग बुद्धा है, जो कंपैशन और एक्शन। दूसरा अभी ये जो तीसरा जो स्टैचू है नागलोक का, ये जो स्टैचू है ये मैत्रेय बुद्ध का स्टैचू है। और मैत्रेय बुद्ध की जो ये पोजीशन, आप हाथों की पोजीशन देख रहे हैं, ये धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा है, जिसमें बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब जो संदेश वो दे रहे हैं कि धम्म को आगे कैसे बढ़ाना है। और इसके नीचे आप जो बाबा साहब की फ़ोटो वो तो दिखाई दे ही रही है, उसके साथ में जो दूसरा जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो भंते संरक्षिता का है, जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के फाउंडर रहे हैं। और उन्हीं के एक आइडिया से और उसके बाद लोकमित्र जो हैं उनके आइडिया से फिर नागलोक की स्थापना हुई है। और ये जो विहार आप देख रहे हैं, इसमें ये जस्ट और जो विहार रहते हैं उनकी तरह नहीं है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ हर संडे धम्म की क्लास होती है, हर संडे धम्म की क्लास होती है। और नागपुर और इधर के आसपास के लोग यहाँ हर संडे लेक्चर सीरीज़ इधर होती है, और लेक्चर सीरीज़ में वो अलग अलग सूत्रों की पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ वो मेडिटेशन करते हैं और ख़ुद का रिफ्लेक्शन करते हैं। दूसरा, यहाँ जो स्टूडेंट रहते हैं वो स्टूडेंट डेली यहाँ मेडिटेशन करते हैं, सुबह और शाम वो यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। तो ये इस विहार की मतलब स्पेशल ये है। दूसरा दिखाई दे रहा है, ये व्हील ऑफ लाइफ है। तो व्हील ऑफ लाइफ जो है ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म में आता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीचिंग है ये हर एक इंसान को कि हम किस तरीके से जीवन जो चक्कर है ना, जीवन का जो भाव चक्कर है उसमें कैसे फंसे हुए हैं और उस चक्कर से हम कैसे निकल सकते हैं। ये जितनी भी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये आपको कोई कुछ डरावनी तस्वीर दूर से नज़र आ सकती है, लेकिन इसमें जितने भी साइन हैं, ये जितनी इमेज है, इन सब और सारी इमेज कुछ ना कुछ कह रही है। वो इमेज के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। जैसे इसमें मुर्गा है, स्नेक है, सूअर है, तो ये भी अलग अलग प्रतीक है कि किस तरीके से हमें लोभ मोह द्वेष में हम फंसे रहते हैं, और लोभ मोह द्वेष में आकर ही फिर ये पूरा जीवन चक्कर चलता है। अलग अलग तरीके से ये इसमें इमेज है। हालांकि ये स्टडी बहुत टिपिकल स्टडी है, जब तक हम इसको नहीं पढ़ते तो जीवन के चक्कर से बाहर कैसे निकलना है उसका ये प्रतीक है। आज हमने किया नागलोक दर्शन, इसी के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं गौतम टीवी। नमो बुद्धाय, जय भीम।
यह है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर।